अभिवादन के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में। और जीएस जर्नी में हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 जिसमें हम 10 सवाल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जो होते हैं उनके साथ होते हैं। और प्रत्येक दिन एक सवाल आपके लिए हम रखते हैं। पिछले दिन हमने कहा था कि हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था, और कई लोगों ने इसे बताया कि उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया था, लिटिल बॉय को गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। अब सवाल अगस्त महीने से जुड़ा हुआ है। अगस्त महीने की किस तारीख को, अगस्त महीने की किस तारीख को काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से काकोरी में ट्रेन डाका डाला गया था? अगस्त महीने की किस तारीख को भारत के महान क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन डकैती की थी 1925 ईस्वी में? कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उत्तर दें। अगला अब हम आज का जो नियमित सवाल है इसको देखते हैं। नियमित सवाल में पहला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसके तहत किस धारा के तहत विवाह जैसे लिव इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला सुना है? यानी अभी हाल ही में अपने किस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं की कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? धारा 302, धारा 376, धारा 498 और धारा 354। और सही आंसर है इसका धारा 498। धारा 498। इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये सब आईपीसी का है। अब इसका अर्थ ये नहीं सोचना है कि इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये धारा आईपीसी के है। भारतीय दंड न्याय संहिता की धारा 85 में 498 ए आईपीसी जोड़ के जो व्यवस्था दिया गया है उसमें अगर पति जैसे शब्द के अर्थ को थोड़ा विस्तृत किया गया है। महिला के साथ विवाह जैसा संबंध रखने पर पुरुष को इस धारा के तहत उत्तरदायी माना जाएगा। इसकी विस्तारित व्याख्या की गई है और ऐसा हुआ है घरेलू क्रूरता कानून तक ही सीमित है। ध्यान में रखना है आईपीसी का 498 का संबंध है घरेलू क्रूरता कानून। किसी अन्य न्यायिक या आपराधिक कानून जैसे संपत्ति अधिकार विरासत पर अपने आप लागू नहीं होगा। यानी यह जो 498 है यह घरेलू हिंसा से है। इस आधार से आप संपत्ति या परिसंपत्ति या विरासत के ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में है तो पुरुष का जो दायित्व है उसको थोड़ा सा इसमें स्पष्ट किया गया है, उसके दायरे को बढ़ाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनिवार्य ईपीएफ कटौती के लिए बेज सीलिंग सीमा 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनिवार्य ईपीएफ के लिए बेज सीलिंग सीमा जो 15,000 थी अब उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25,000, 22,000, 20,000, 30,000। और सही आंसर है इसकी सीमा अब कर दी गई है 25,000 कर दी गई। तीसरा अभी थोड़ा सा इसको देखते। ईपीएफओ कि इस वैधानिक वेतन सीमा में आखिरी बार 2014 के सितंबर माह में संशोधन किया गया था और अब इसी 6500 से बढ़ाकर 15,000 किया गया था। तब 2014 से पूर्व यह 6500 था जिसे बढ़ाकर 15,000 किया गया। और कि वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति कोष मजबूत होगा। नियोक्ता की मासिक ईपीसी योगदान भी ₹1250 से बढ़कर 2083 हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा और संभावना है कि अप्रैल 2027 ईस्वी से यह शुरू हो जाएगी। यानी अभी जो नया वृद्धि हुई है इसकी शुरुआत अप्रैल में से 2027 अर्थात अगला जो वित्तीय वर्ष है इससे शुरू हो जाएगी। तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। भारत सरकार ने लोकसभा में व्यापार में सुगमता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
लोकसभा में व्यापार में सुगमता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया है? यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार में सुगमता के लिए लोकसभा में हाल ही में कौन सा विधेयक प्रस्तुत हुआ? वित्त और प्रत्यक्ष कर विधेयक 2026, कराधान और अन्य संशोधन अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय व्यापार सुगमता विधेयक 2026 और विदेशी निवेश संवर्धन अधिनियम 2026। सही आंसर है इसका कराधान और अन्य नियम संशोधन विधेयक 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 4 अगस्त 2026 को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच देश में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार में सुगमता के माहौल को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को मशीनरी और टूलिंग की आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए छूट की अवधि को 10 साल और बढ़ाकर 2040-41 कर दिया गया है। विधेयक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखता है। यानी यह जो विधेयक है इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा अरहर की किस किस्म का पहला टेलोमेरे जीनोम विकसित किया गया है? टेलोमेरे जीनोम अरहर की किस किस्म का विकसित किया गया है? ICAR द्वारा। पूछा नहीं, बहार, पारस, आशा। और सही आंसर है इसका आशा का विकसित किया गया है। आशा अरहर की एक किस्म है जिसका टेलोमोरे T2T को विकसित किया गया है किस्म का, जिसका अर्थ एक ऐसे संपूर्ण क्रोमोसोम स्तरीय DNA अनुक्रम से है जो बिना किसी बड़े अंतराल के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक जाता है। यह फसल काप तक का सबसे सटीक आनुवंशिक खाका है। नवविकसित आनुवंशिक अनुक्रम, इसका नाम दिया गया NIPV-CC2T कोड नाम दिया गया है। इसमें 752.65 मिलियन बेस पेपर शामिल हैं जो अरहर के सभी 11 गुणसूत्रों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन ध्यान में रखना है, 2025-26 से 2030-31 के लक्ष्यों को पूरा करने में रणनीतिक भूमिका निभाएगी। 2030-31 तक देश का कुल दलहन उत्पादन बढ़ाकर 35 मिलियन टन करना है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, यह जो अभी जो जीनोम विकसित किया गया है वह 4 अगस्त 2026 नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आशा किस्म की जो पूर्णतः इनोलेटेड टेलोमेरे संदर्भ जीनोम है उसको विकसित किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आशा किस्म की टेलोमेरे जीनोम विकसित किस तिथि को किया गया है, तो 4 अगस्त को 2026 को किया गया है, ICAR ने किया है और इसमें राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का सहयोग प्राप्त हुआ है। अरहर को ही तुअर भी बोलते हैं, ध्यान में सुनते हैं, तुअर दाल या अरहर दाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त को नई दिल्ली में किस महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक की प्रतिमा का अनावरण किया? समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी जिनकी प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 अगस्त को किया गया है। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। और सही आंसर है इसका उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के लाजपत भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में
ओडिशा के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और महान सुधारक उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित यानी उत्कल मणि गोपबंधु की कांस्य प्रतिमा का उत्कल मणि पंडित गोपबंधु की कांस्य प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? दिल्ली के लाजपत नगर के लाजपत भवन में किया गया है। एक विशेष समारोह के द्वारा इसमें किया गया। पंडित गोपबंधु दास की बात किया जाए तो इनका जीवन काल 1877 से 1928 था और उन्होंने लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के कारण वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा उत्कल मणि की प्रतिष्ठित उपाधि इनको दी गई थी। यानी उत्कल मणि की यानी उत्कल मणि मतलब उत्कल कहा गया ओडिशा को, ओडिशा का रत्न की प्रतिष्ठित उपाधि इनको दी गई प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा। प्रफुल्ल चंद्र राय पीसी राय जैसा कि जानते होंगे कि एक बहुत महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनको दिया था। इन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने के लिए 1919 में प्रसिद्ध ओरिया दैनिक समाचार पत्र द समाज की स्थापना की थी। इनके द्वारा जो ओरिया प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र था वो था समाज। उड़ीसा के लिए एक और जानकारी रखें, उड़ीसा में साखी गोपाल में बच्चों की प्रकृति के सानिध्य में राष्ट्रवादी और नैतिक शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की थी। यानी इन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की थी साखी गोपाल के में बच्चों की प्राकृतिक सानिध्य में, प्रकृति के ही वातावरण में उसको राष्ट्रवादी और नैतिक शिक्षा दिया जाए इसके लिए। तो अभी हाल ही में लाजपत भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में ओडिशा के महान स्वतंत्रता सेनानी, सह समाज सुधारक, शिक्षाविद उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। HDFC बैंक ने अगस्त 2026 में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए किन 2 नए बचत खातों को लॉन्च किया है? HDFC बैंक द्वारा जो लॉन्च किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केयर सीनियर, नारी शक्ति, सीनियर शील्ड, वुमेन फर्स्ट, मैक्स फॉर सीनियर्स, मैक्स फॉर हर और प्रिविलेज प्लस शक्ति मैक्स। द राइट आंसर इज, सही आंसर है मैक्स फॉर सीनियर्स और मैक्स फॉर हर। मैक्स फॉर सीनियर्स और मैक्स फॉर हर HDFC बैंक ने अगस्त 2026 में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए 2 बैंक बचत खातों को लॉन्च किया। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की गैर चिकित्सीय सहायता के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट सारथी किस डिजिटल पोर्टल से एकीकृत है? यानी प्रोजेक्ट सारथी एक शुरू किया गया है मरीजों की गैर चिकित्सीय सहायता के लिए। आपको बताना है कि यह किस पोर्टल से संबंधित है और सही आंसर है इसका, पहले देखें विकल्प PM किसान पोर्टल, PM भारत पोर्टल, ई संजीवनी, डिजिटल इंडिया पोर्टल और सही आंसर है इसका माई भारत पोर्टल। माई भारत पोर्टल के द्वारा मरीजों को गैर चिकित्सीय सहायता के, गैर चिकित्सीय सहायता, चिकित्सा से सहायता तो जो उसके इलाज के दौरान होता है, गैर चिकित्सीय सहायता जो उसके अन्य जो सहायता है उसके लिए प्रोजेक्ट सारथी शुरू किया गया है। इसके तहत माई भारत पोर्टल के युवा संक्षेपकों को सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाता है और स्वयंसेवक अस्पताल आने वाले मरीजों, विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और कम पढ़े लिखे लोगों को OPD पंजीकरण, बिलिंग और डॉक्टरों के कमरों का पता लगाने जैसी, यानी आप देख सकते हैं गैर चिकित्सीय कार्यक्रम में क्या क्या आता है, गैर चिकित्सीय सहायता प्रदान करते हैं। यानी कम पढ़े लिखे लोगों को OPD पंजीकरण, बुजुर्गों को पंजीकरण, दिव्यांगों को उसके पंजीकरण, डॉक्टरों के कमरों का पता लगाने की किस डॉक्टर कमरे में डॉक्टर बैठे हैं, इसमें काम करते हैं। दिल्ली की 3 बड़े केंद्रीय अस्पतालों RML अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 1 अगस्त 2026 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यह योजना मीडिया में सुर्खियों में आई। किस राज्य ने भारत की पहली समग्र ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। सही आंसर है इसका केरल ने इसकी मंजूरी दी है।
पहली ग्राफीन नीति की मंजूरी केरल ने दी है। अब देखते हैं ग्राफीन नीति है आखिर क्या। तो ग्राफीन क्या है? पहले कार्बन का एक अपरूप है जो कागज से ही पतला लेकिन स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत होता है। कल्पना करें, अपरूप, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न रूप होता है, यानी कार्बन का एक अपरूप है ग्राफीन जो कागज से पतला है लेकिन स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। यह बिजली और गर्मी का बेहतरीन सुचालक है। इस नीति के तहत केरल के पलक्कड़ में एक समर्पित ग्राफीन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस नीति के तहत ग्राफीन अनुसंधान के लिए विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ तकनीकी साझेदारी भी की जाएगी। केरल सरकार सरकारी औद्योगिक पार्कों में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों के पट्टे पर 50% की सीधी सब्सिडी देगी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी सम्मेलन अन्वेष 2026 की मेजबानी किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी सम्मेलन अन्वेष 2026 की मेजबानी किस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIFTEM द्वारा की गई? पंजाब, हरियाणा, सोनीपत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और सही आंसर है इसका हरियाणा के सोनीपत में। अन्वेष की अगर हम बात करें ANVES की, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड्स, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड्स का शॉर्ट फॉर्म है अन्वेष। इस सम्मेलन में विश्व के 25 से अधिक देशों के नीति निर्माताओं, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और खाद्य उद्योगों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन में डिजिटल अनुपालन, खाद्य सुरक्षा, वैकल्पिक प्रोटीन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सर्कुलर इकोनॉमी और कृषि खाद्य उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र जैसे उभरते क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव ने बताया कि देश में वर्तमान में केवल 12 से 13% कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होता है, जिसे सरकार अगले 6 से 7 वर्षों में दोगुना करना चाहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अगस्त 2027, दिसंबर 2026 और मार्च 2027, अगस्त 2028, और सही आंसर है इसका अगस्त 2027 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। नहीं, सॉरी, दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगस्त 2027 तक के लिए इसे बढ़ाया गया। 22 अगस्त 2027 तक इनके पद को बढ़ा दिया गया है। अब ये 22 अगस्त 2027 को सेवानिवृत्त होंगे और आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने यह सेवा विस्तार मंजूर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो दोनों का कार्यकाल, यानी गृह सचिव और कैबिनेट सचिव, दोनों का कार्यकाल अब अगस्त 27 में खत्म होगा। ध्यान में रखना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति होती है उसके द्वारा यह सेवा विस्तार किया गया। एक सूचना यह है कि जैसा हम लोग जानते होंगे, हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह निकट में है। इस लिहाज से डेली टॉप इन करेंट अफेयर्स का जो ये विशेष एपिसोड है, इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत अनियमितता हो अगले सप्ताह में, लेकिन उसके बाद फिर से हम इसे नियमित रूप से होंगे। और अपेक्षा है कि आप सबों का भी हमें हमारा एक विशेष स्वतंत्रता दिवस समारोह महोत्सव होता है 2 दिवसीय, 14 अगस्त और 15 अगस्त का। इस बार राष्ट्रबंधन शीर्षक से होना है। आप अपनी तरफ से उसे सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।